आपको बताया है कि पर्यावरण किसी एक देश की समस्या नहीं है। किसी एक देश के करने से पर्यावरण में सुधार नहीं होने वाला। पर्यावरण में सुधार तभी होगा जब हम सब मिलकर उस पर काम करेंगे। समझ में आई बात? अगर समुद्र तल बढ़ेगा तो सिर्फ समुद्र के किनारे रहने वाले देशों पर ही उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, सब पर पड़ेगा। कुछ समय बाद पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा जरूर। ऐसा नहीं है कि आप छूट जाएंगे, कदापि नहीं, आप पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ओजोन लेयर दक्षिण अफ्रीका की तरफ की होल होगी तो उसका प्रभाव सिर्फ दक्षिण अफ्रीका पर पड़ेगा, कदापि नहीं। इसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पर पड़ेगा और सबका जीवन उससे प्रभावित होगा। ये बात आप समझिए, किसी एक के ऊपर इसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए आज का आपका पहला टॉपिक है विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। विश्व की साझी संपदा मतलब पर्यावरण। पर्यावरण हम सबकी संपत्ति है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए तो इसे क्या कहा गया? विश्व की साझी संपदा। और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सबका काम है, क्योंकि कोई एक अकेला नहीं कर सकता इस काम को, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। समझ में आई बात? अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज सुरक्षित रहे, हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित रहे, तो हमें ये मिलकर करना पड़ेगा। जिसे हम टिकाऊ विकास हमने कहा लास्ट क्लास में, हमने टिकाऊ विकास कहा ना, तो ये टिकाऊ विकास क्या है? जब हम सब मिलकर पृथ्वी को बचाने के लिए उन नीतियों का अनुसरण करेंगे जिससे कि प्रकृति को और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान ना पहुंचे, तब जाकर टिकाऊ विकास होगा। लेकिन एट ए टाइम हम कर क्या रहे हैं? एट ए टाइम हम प्रकृति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी सुविधाओं के लिए, जो कि सरासर हमारे भविष्य को खतरे में डाल रहा है। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर हमें अपने भविष्य को बचाना है तो हमें आने वाले समय में अपनी विकास की नीति को परिवर्तित करना ही पड़ेगा। अगर हमने अपनी विकास की नीतियों को परिवर्तित नहीं किया तो हमारा ये पर्यावरण, हमारी ये पृथ्वी नहीं बचने वाली है। ये बात समझिए आप, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इसीलिए यहां पर यह शब्द प्रयोग किया गया है, विश्व की साझी संपदा। विश्व की साझी संपदा क्या है? पर्यावरण और ये पृथ्वी, और इसको बचाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्यों कहा गया है ऐसा। साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। साझी संपदा उन चीजों को कहा जाता है जिन पर किसी एक का नहीं सबका अधिकार होता है। पेंसिल आपकी है लेकिन स्कूल सबका है। कॉपी आपकी हो सकती है, किताब आपकी हो सकती है, लेकिन क्लासरूम सबका है। टीचर सबके हैं। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि सिर्फ मेरी टीचर है। टीचर तो उस क्लास में बैठा हर बच्चा कहेगा ये मेरी टीचर है। और स्कूल तो सबका है भाई, किसी एक का नहीं है। हवा सबकी है, पानी सबका है, आसमान सबका है, समुद्र सबका है, अंतरिक्ष सबका है। समझ में आई बात? किसी एक देश का नहीं है। तो इन चीजों को साझी संपदा कहते हैं, जिन पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व तो नहीं होता, उन चीजों को साझी संपदा कहते हैं। अब पब्लिक टॉयलेट को कोई अपना तो नहीं कह सकता ना, पब्लिक टॉयलेट तो सबके लिए और सब उसका यूज करेंगे। समझ में आई बात? आगे सुनो। संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं या नदी साझी संपदा के उदाहरण हैं। इसी तरह विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसीलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इन्हें वैश्विक संपदा या मानव की साझी विरासत कहा जाता है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष शामिल हैं। तो ये वो चीजें हैं जिन्हें साझी संपदा कहा गया है। फिर से सुन लो, क्या किनको कहा गया है साझी संपदा? पृथ्वी का वायुमंडल, ठीक है, अंटार्कटिका,
ये जो अंटार्कटिका है आपका, जो बर्फीला है पूरा, ठीक है, आपका समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष, ये वो चीजें हैं जिन्हें विश्व बिरादरी ने साझी संपदा माना है, क्योंकि ये किसी भी देश का इन पर स्वामित्व नहीं है, इन पर हर किसी का स्वामित्व है, लेकिन फिर भी कुछ देशों का ज्यादा ही स्वामित्व है। और मैंने ये आपको बता ही रखा है किसका है ज्यादा स्वामित्व, कौन इन पर ज्यादा रिसर्च, कौन इनसे निकलने वाले रिसोर्सेज को ज्यादा यूज कर रहा है, ये भी मैंने आपको बताया है। नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद गेस कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो कौन सा देश है जो इन चीजों पर भी अपना एकाधिकार जैसा प्रभाव दिखाता है, जिस पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए, फिर भी वो अपना एकाधिकार दिखाता है। और क्यों दिखाता है ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो इन चीजों को साझी संपदा कहा जाता है। तो अब आपको पता चल गया किन चीजों को साझी संपदा, विश्व की साझी संपदा माना गया है, ठीक है। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग कायम करना टेढ़ी खीर है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते जैसे अंटार्कटिका संधि, मार्टियल न्यायाचार और अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायाचार हो चुके हैं। तो ये कुछ संधियां हैं, इनको याद रखना है। ये कुछ संधियां हैं जिनके माध्यम से अंटार्कटिका के बेहतरीकरण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर संधियां की गई। लेकिन वैश्विक स्तर पर संधियों को चला पाना उतना आसान नहीं होता जितना आसान दो देशों के बीच में चलाना, तीन देशों के बीच में संधियों को चलाना आसान होता, उतना आसान 200 देशों के बीच में चला पाना बहुत मुश्किल होता है। कोऑर्डिनेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि किसको कितना क्या मिलेगा, और जो सबसे ताकतवर होगा वो चाहेगा जितना मैं पैसा दे रहा हूं उतना मुझे मिलना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर मजा नहीं आएगा भाई, क्योंकि इन पर सबका अधिकार होना चाहिए, इन पर सबको स्वामित्व मिलना चाहिए। जैसे अब शिक्षा स्वास्थ्य पर तो सबका अधिकार होना चाहिए, आप मानते हो ना इस बात को, लेकिन इसमें भी पैसे का बहुत बड़ा रोल है। जिसके पास पैसा है उसको बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य मिलता है, और जिसके पास पैसा नहीं होता उसको घटिया शिक्षा भी मिलती है और घटिया स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जो कि हम रोजमर्रा अपने आसपास देख सकते हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो वही बात यहां पर भी आ जाती है, यहां पर भी प्राकृतिक संसाधनों के मामले में भी, प्राकृतिक इन जैसी वैश्विक संपदाओं के मामले में भी, कि जो अमीर देश होता है वो ये कोशिश करता है कि अगर मैं ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं इसकी सुरक्षा पर, तो इससे निकलने वाली चीजों का भी मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करूंगा, मेरा उस पर ज्यादा से ज्यादा स्वामित्व होना चाहिए, मैं इसका मालिक होना चाहिए। ये उसकी प्रवृत्ति रहती है हर समय पर। समझ में आई बात? आगे सुनिए। परिस्थितिकी से जुड़े हर मसले के साथ एक बड़ी समस्या यह जुड़ी है कि अनुष्ठ वैज्ञानिक साक्ष्यों और समय सीमा को लेकर मतभेद पैदा होते हैं। ऐसे में एक सर्वसामान्य पर्यावरणीय एजेंडे पर सहमति कायम करना मुश्किल है। और क्यों मुश्किल है? क्योंकि सबके विकास का स्तर भी अलग अलग है ना। कोई विकास के तीसरे स्तर पर खड़ा है, कोई विकास के चौथे स्तर पर खड़ा है, कोई विकास के 7वें स्तर पर खड़ा है, कोई विकास के 9वें स्तर पर खड़ा है, कोई विकास के 10वें स्तर पर खड़ा है। तो जिसका जैसा स्तर होगा उसके सामने पर्यावरण की वैसी समस्याएं होंगी। भाई अभी हम सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस का यूज करना बंद नहीं कर सकते, कदापि नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी कोई विकल्प ही नहीं है, हमारे पास उतना बड़ा कोई विकल्प ही नहीं है। हमारे आज भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हमारी डीजल और पेट्रोल पर, कोयले पर चल रही हैं, हमारे पास उसका अभी वो उतना बड़ा विकल्प है ही नहीं कि हम जस्ट शिफ्ट कर जाएं। तो हमारे विकास का पैमाना अलग है, अमेरिका के विकास, यूएसए के विकास का पैमाना अलग है, ब्रिटेन का अलग है, फ्रांस का अलग है, यूरोपीय देशों का अलग है, अफ्रीकी देशों का अलग है। तो सभी देशों का एक जैसे पर्यावरणीय एजेंडे पर सहमत हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई ये बात समझिए, जिसकी जैसी विकास की आवश्यकता होगी वो वैसा ही एजेंडा चाहेगा। आप भी
सरकार से वही उम्मीद करते हैं जो आपकी जरूरत होती है। आप ये कभी नहीं देखते कि सरकार को तो सबके लिए काम करना है, आप ये कभी नहीं देखेंगे, आप सिर्फ अपना देखेंगे। तो वैश्विक राजनीति में भी सारे देश अपना ही देखते हैं, चाहे वो विषय कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। बड़े देश तो अपना लाभ जरूर देखते हैं कि हमें इससे कितना लाभ होगा, उन्हें भी पता है कि पृथ्वी बर्बाद होगी तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन लाभ नहीं छोड़ते वो किसी भी कीमत पर। समझ में आई बात? आगे सुनो। इस अर्थ में 1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक आंख खोलने वाली घटना है। ठीक इसी तरह वैश्विक संपदा के रूप में बाहरी अंतरिक्ष के इतिहास से भी पता चलता है कि इस क्षेत्र में प्रबंधन पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच मौजूद असमानता का असर पड़ा है। धरती के वायुमंडल और समुद्र सतह के समान यहाँ भी महत्वपूर्ण मसला प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास का है। यह एक जरूरी बात है क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष में जो दोहन कार्य हो रहे हैं उनके फायदे ना तो मौजूदा पीढ़ी में सबके लिए बराबर हैं और ना आगे की पीढ़ियों के लिए। समझ में आई बात? देखो, हर मामला आकर एक ही जगह टिक जाता है और वो है पैसा। पैसा और प्रौद्योगिकी। देखो, जिसके पास जितना पैसा होगा उसकी उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी। टेक्नोलॉजी किस पर डिपेंड है? पैसे पर, क्योंकि टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ता है? रिसर्च। और रिसर्च वही कर सकता है जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास एजुकेशन होगा। तो ये आप समझ लीजिए, वैश्विक संपदाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग भी वही देश कर पा रहा है जिसके पास पैसा है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है और जिसके अंदर कैपेबिलिटी है रिसर्च करने की, जिसका एजुकेशन बहुत अच्छा है। तो किसका अच्छा है ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों को। और ये भी जान लीजिए कि आने वाले, अभी वर्तमान पीढ़ी इन चीजों का प्रयोग भी नहीं कर पाएगी, लेकिन आने वाले समय में कौन सा देश इसका यूज करेगा, कौन सा नहीं कर पाएगा, ये आप समझ लीजिए। इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? कौन कैसे प्रयोग करेगा ये बहुत स्पष्ट है। जो आज दबा के पैसा लगा रहा है आने वाले समय में प्रयोग भी वही करेगा। तो ये कहने के लिए ये साझी संपदा है, कहने के लिए नुकसान उसका सबको उठाना पड़ेगा। अमेरिका आज के समय पर उसका दोहन कर रहा है, लेकिन उससे अगर कोई भी समस्या होगी, समस्या तो हम सबको भी झेलनी पड़ेगी। समुद्र बर्बाद होगा तो सिर्फ अमेरिका को नुकसान नहीं होने वाला, सबको होगा। लेकिन एट ए टाइम आज के समय पर अमेरिका उसका दोहन कर रहा है और दबा के पैसे कमा रहा है। कोई कुछ बोल पा रहा है? नहीं बोल पा रहा। समझ में आई बात? क्यों नहीं बोल पा रहा? ये अगर जिन बच्चों ने तीसरा अध्याय पढ़ा होगा उनको जरूर पता होगा। ठीक है।